नमस्कार बच्चों, एजुकेशन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विथ के में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 9वीं कक्षा का पाठ चांदनी रात यह देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय हम देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहेंगे तो खड़ी बोली के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, यह खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा, यह नाटक है। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। इसमें इन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस पद्यांश में कठिन शब्द है चारु यानी सुंदर, थल यानी भूमि, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। यह कविता पंचवटी इस महाकाव्य का एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिया गया है। पंचवटी में रामायण का उल्लेख किया गया है और उसी का एक रोचक वर्णन, एक प्रसंग यहाँ पर दर्शाया गया है। यह कविता रामायण पर आधारित कविता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब 14 साल के लिए वनवास गए थे, तब वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया था। उसी जगह का रात का मनोहारी वर्णन इस कविता में किया गया है। वही अब हम देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और ज़मीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और संपूर्ण आकाश में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। अगली पंक्तियों का अर्थ है, देखो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर कठिन शब्द है पुलक यानी रोमांच, खुशी, हरित यानी हरी, तृण यानी घास, मंद यानी धीमा। अब पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। देखो, कवि कहते हैं इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। अगली पंक्तियाँ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इन पंक्तियों में कठिन शब्द है स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता न हो, सुमंद यानी बहुत धीमा, निरानंद यानी जिसमें आनंद न हो। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है,
सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो, अर्थात हर तरफ आनंद ही आनंद फैला हुआ है। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कठिन शब्द है नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। इसका अर्थ है प्रकृति अपने सारे कार्य चुपचाप कर रही है, जैसे हवाओं का बहना, पानी का बहना। नियति अपने सारे कार्य बिल्कुल शांत भाव से कर रही है। अगली पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। हे बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कठिन शब्द है वसुंधरा यानी पृथ्वी। यह कविता का अर्थ है, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश आने के कारण चांद तारे नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर अगली पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहाँ पर कठिन शब्द है विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, श्याम यानी काला, तनु यानी शरीर। यहाँ पर पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। यहाँ पर अर्थ है, चांद तारों की वजह से रात्रि का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है और आकाश प्रकाशित हो जाता है। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। कठिन शब्द है धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर। पंक्तियों का भावार्थ है, कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। यहाँ पर शिला का अर्थ है पत्थर, अर्थात एक सुंदर झोपड़ी के सामने एक साफ सुथरे पत्थर पर एक वीर योद्धा बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर कठिन शब्द है धनुर्धर यानी तीरंदाज, भुवन यानी संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी यानी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण जी का वर्णन किया है, जो रात्रि के समय कुटिया के बाहर अपने
भगवान श्री राम और सीता मैया की रक्षा हेतु पहरा दे रहे हैं। इस तरह इस कविता में कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।